नमस्कार। फैम हेल्थ लाइव के इस स्पेशल सेशन में आपका फिर से स्वागत है। हम टॉप डॉक्टर्स को आपके साथ जोड़ते रहते हैं। इसी श्रृंखला में आज हम आपके पास लेके आए हैं डॉक्टर जीएल शर्मा। डॉक्टर शर्मा हैं एमडी एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर के और अब वो काम कर रहे हैं एज ए डायरेक्टर एंड चीफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट एट जयपुर हार्ट इंस्टीट्यूट। वेलकम टू द प्रोग्राम डॉक्टर शर्मा। डॉक्टर शर्मा, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए आज। थैंक यू। और ये बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिली है बिकॉज आप खुद भी अपना हॉस्पिटल रन करते हैं जयपुर में एंड पिछले 2 साल जो टिपिकल हमारी आजकल कॉन्वर्सेशंस हैं कोविड के रिलेटेड, तो आप भी रूबरू हुए होंगे बहुत ही सारे पेशेंट्स के साथ में जो हाल ही में कोविड से भी जूझे हैं और जिनको कोमॉर्बिडिटीज, जैसे हमने बताया है पहले भी अपने अनेक डिस्कशंस में, जिनको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, डायबिटीज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उनके साथ भी आप रूबरू हुए होंगे कि अब एक नया वेरिएंट बस आया ही है इंडिया में एंड ऑलरेडी देयर इज अ कॉन्वर्सेशन अबाउट येट अनदर वेरिएंट दैट इज इन द पाइपलाइन। मैं अगर ओमिक्रॉन की बात करूं एंड सम न्यू कॉन्वर्सेशन अबाउट सम डेल्टा ओमिक्रॉन और समथिंग दैट्स कमिंग इन। तो इन द लाइट ऑफ दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू कैन गिव अ लिटिल बिट ऑफ अ नटशेल कि ये वाला वेरिएंट रेगुलर लोगों के लिए कैसा होता है और उसके बाद में विद रिस्पेक्ट टू हार्ट डिजीज पेशेंट्स। ये वायरस होता है जो नेचुरली क्या होता है, म्यूटेशंस चलते रहते हैं। इसकी जो स्पाइक्स प्रोटीन्स होती हैं, जीन होते हैं, इसमें म्यूटेशन चलते रहते हैं। ये सामान्य प्रक्रिया है और इसी वायरस के साथ में नहीं है, दूसरे वायरस के साथ में भी है। तो अब जो नया म्यूटेशंस होके आया है वो डेल्टा म्यूटेशन के बाद में ओमिक्रॉन टाइप म्यूटेशंस हुआ है। ओमिक्रॉन और डेल्टा का कॉम्बिनेशन भी है, डेल्मिक्रॉन वायरस जो आजकल चल रहा है वो भी है। लेकिन जो डेल्टा जो ओमिक्रॉन आया है वो साउथ अफ्रीका से आया है। उसकी विरुलेंस का मतलब होता है कि आपकी घातक क्षमता कितनी होती है। विरुलेंस की क्षमता अल्फा और बीटा से कम देखी गई है। हॉस्पिटलाइजेशन इसमें जो हम पढ़ रहे हैं और जो सामान्य देख रहे हैं उसमें विरुलेंस के हिसाब से इसमें एडमिशंस भी कम है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी कम है, लंग इन्वॉल्वमेंट भी कम है। लेकिन ट्रांसमिशन, एक पेशेंट से ट्रांसमिशन जैसे अल्फा बीटा में कम होता था, चलो एक पेशेंट से 10 को ट्रांसमिट करता था, तो इस डेल्टा वेरिएंट से और ओमिक्रॉन वेरिएंट से एक पेशेंट 200 250 300 को ट्रांसमिट कर रहा है, उनको इन्फेक्ट कर रहा है। दैट्स वाई ये जो अभी आजकल चल रहा है कि दिल्ली बंद हो गया, मुंबई बंद होने वाला है, जयपुर में भी अभी रेस्ट्रिक्शंस चालू हो गए हैं। गवर्नमेंट की कर्तव्य है, गवर्नमेंट का दायित्व होता है कि अपने रेजिडेंट्स को, अपने सिटीजन्स को टाइम पे सूचना दे दें एंड उसका जो कंट्रोल जल्दी कर लें। तो इसको कंट्रोल करने के तरीके, जैसे रात को भी डिस्कस हो रहा था कि जल्दी 100% वैक्सीनेशन किया जाए, सैनिटाइजेशन, मास्क एंड तीसरा सोशल डिस्टेंसिंग जो होता है उसका आप पालन करते हैं। दिस इज अ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, सो ट्रांसमिशन कम होता है। तो दैट्स व्हाई देयर इज नथिंग टू वरी। सो डॉक्टर शर्मा, अब बड़ी सारी इसमें से मेरे को सवाल आते हैं कि जो नया वेरिएंट है उसके कॉन्टेक्स्ट में जो दिल के मरीज हैं, जिनको या जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड भी हैं, जिनको प्रिकॉशंस लेने होते हैं, इन लोगों के लिए क्या मेडिकल एंड साइंटिफिक टर्म्स की तरीके से आप कुछ ना कुछ मैसेज देना चाहेंगे? व्हाट आर द थिंग्स दैट दे आर सपोज्ड टू लुक आउट फॉर एंड डूज एंड डोंट? इतना तक कि एक्चुअली आई ऑल्सो वांट टू आस्क यू कि जो बूस्टर डोज बताया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सीनियर सिटीजन्स के लिए, तो उसके मायने कार्डियो वाले पेशेंट्स हैं उनके लिए क्या है? देखो, जो एनी वायरल डिजीज, जो कॉन्टाजियस डिजीज होती है सीनियर सिटीजन्स के लिए और जो कोमॉर्बिड कंडीशंस ज्यादा होती है, डेफिनेटली उनको अफेक्ट ज्यादा करती है और उनमें इसके कॉम्प्लिकेशंस देखने को ज्यादा मिलते हैं। तो नेचुरली गवर्नमेंट का भी एक मोटिव होता है कि दे हैव टू सेव देयर एल्डरली पेशेंट्स, सीनियर सिटीजन्स। सो जो स्प्रेड होता है उनमें कॉमन होता है, बिकॉज दे मोस्ट ऑफ टाइम द सीनियर सिटीजन्स they remains in household and they can catch this virus from their means their बच्चों और उनके घर वालों से कांटेक्ट कर सकते हैं।
तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी ये स्कीम लिया है, उन्होंने बूस्टर डोज को प्रिकॉशनरी डोज नाम दिया है। दैट इज नॉट एग्जैक्टली बूस्टर डोज। बूस्टर डोज आपके प्लानिंग के हिसाब से लगता है कि अगर इस वैक्सीन, इस वायरस की इम्यूनिटी या वैक्सीन की इम्यूनिटी पर्टिकुलर वायरस के लिए 3 महीने की होती है, तो यू हैव टू टेक दैट बूस्टर डोज दैट इज प्लान्ड ऑलरेडी। जैसे पोलियो का बूस्टर होता है, अपन ने डीपीटी का बूस्टर लिया था, एंड वो डोज एक प्लान्ड वे में होती है। इस वायरस की इम्यूनिटी और इसका विरुलेंस अभी तक किसी को समझ में नहीं आ रहा। वी आर स्टडिंग एंड वी आर नोइंग व्हाट इज एग्जैक्टली गोइंग ऑन। सो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बूस्टर नहीं बोल के इस डोज को प्रिकॉशनरी डोज बोला है। और प्रिकॉशनरी डोज में जैसे 3 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं और 10 जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं। 3 तारीख से वो 15 से लेकर 18 साल के बच्चों के लिए कर रहे हैं, और 10 तारीख से दे आर डूइंग फॉर फ्रंटलाइन वर्कर्स, मेडिकल डॉक्टर्स, स्टाफ, नर्सेज एंड जो फ्रंट में काम करते हैं उनके लिए। एंड 10 या 12 तारीख से दे आर स्टार्टिंग फॉर सीनियर सिटीजन्स। सो ये अच्छा मोमेंट है, इस प्रिकॉशनरी डोज को उनको लेना चाहिए, क्योंकि इस वैक्सीन से इम्यूनिटी केवल 3 महीने तक ही रहती है। और आफ्टर 3 मंथ्स अगर आपका टाइटर, एंटीबॉडी टाइटर काफी लो है, तो ये डेफिनेटली हेल्प करता है अपने आप को इस वायरस से बचाने के लिए। इस वायरस से, और कुछ रिपोर्ट्स तो ऐसी भी आ रही है साउथ अफ्रीका से कि ये वहां से जो वेव थी वो कम होती जा रही है, और वहां पे 100% इम्यूनाइजेशन मींस इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, हार्ड इम्यूनिटी जिसको बोलते हैं। कि बिकॉज इट्स ए नेचुरल थिंग, व्हेन कोई बड़ा वायरस आपको अटैक करता है, तो उसके लिए कोई ऐसा इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाए बॉडी में या नेचर में कि एक छोटा वायरल इन्फेक्शन हो जाए और सबको हार्ड इम्यूनिटी डेवलप करते हैं। तो ऐसी रिपोर्ट्स भी साउथ अफ्रीका से आ रही है कि वहां पे हार्ड इम्यूनिटी जैसी कंडीशन आ रही है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इवन state governments भी, they are planning to have maximum vaccination earlier and maximum and effective vaccination first। and दूसरा, अगर जितना ज्यादा आप वैक्सीनेशन करोगे उतने ज्यादा आपकी सिटीजनशिप्स को आप बचा पाओगे। और दूसरा जो अपन बचने के तरीके जैसे मैंने बताया, सैनिटाइजेशन, मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, और बहुत सारी गाइडलाइंस जो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट देती रहती है, उनको अपने सिटीजन्स को फॉलो करने के लिए बताते रहते हैं। अभी न्यू ईयर पे इतनी गैदरिंग होगी, आप यू कंपेयर द प्री क्रिसमस एंड पोस्ट क्रिसमस डाटा इन यूरोप। प्री क्रिसमस डाटा वाज लिटिल बिट okay, but post Christmas data there is 30% increase in this Omicron virus in Europe and America. Even in our Mumbai and Delhi, you can see the post Christmas and post gathering data, there are 30 to 40% increase in the cases. So naturally this is the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दायित्व बनता है उनके सिटीजन्स को इस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए, और इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम देने के लिए। डॉक्टर शर्मा, अगर आज की तारीख में जिनको कोमॉर्बिडिटी है या हार्ट डिजीज से ऑलरेडी जूझ रहे हैं और मेडिकेशंस पे हैं वगैरह, तो अगर उनको आज डेल्टा या ओमिक्रॉन वायरल हो जाता है, तो ऑफ कोर्स यू हैव टू गो टू अ डॉक्टर एंड यू हैव टू सीक एडवाइस, बट इमीडिएट क्या सवाल उनको पूछने चाहिए डॉक्टर से? किस तरीके की उनको वो 14 दिन में सावधानी बरतनी चाहिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो अगर कोई भी बीमारी होती है, वेदर इट इज अ कॉन्टेजियस और नॉन कॉन्टेजियस, आदमी को कभी डरना नहीं चाहिए। जो होगा वो होके रहेगा, वेदर यू आर टेकिंग द एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस और नॉट प्रिकॉशंस। बट being a literate, being a responsible citizens, we have to report early what is going to happen to us. So अगर किसी को भी ये ओमिक्रॉन वायरस होता है और इसकी विरुलेंस एज कंपेयर टू द अल्फा एंड बीटा कम है, तो उसमें आपको माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, थोड़ा जुकाम हो सकता है, खांसी हो सकती है, बुखार हो सकती है, गले में खराश हो सकती है, और लंग इन्वॉल्वमेंट अभी तक देखने को नहीं मिला है, ऑक्सीजन सैचुरेशन डाउन नहीं हो रही है, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत बहुत कम लोगों को पड़ती है। अगर कोई भी कोमॉर्बिड पेशेंट्स है, जिसको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, जिनका एंजियोप्लास्टी हो रखा है, बाईपास हो रखा है, जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, जिनको लीवर की प्रॉब्लम है, जिनकी इम्यूनिटी डाउन है, तो डेफिनेटली दे हैव टू गो अर्ली टू द डॉक्टर। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल उनको पूछना चाहिए कि भाई जुकाम होने के बाद में, खांसी होने के बाद में, उनको डॉक्टर से पूछना चाहिए कि मेरे को ओमिक्रॉन तो हुआ, तो डॉक्टर अपने आप ही बताएगा कि ओमिक्रॉन है या नहीं है। और अगर सस्पिशियन इज हाई, then he'll get it done this RT-PCR test और जीनोम सीक्वेंसिंग करवाएंगे डॉक्टर साहब,
और अगर जरूरत पड़ेगी तो आपको कुछ मेडिसिन, जिसकी कोई स्पेशल मेडिसिन हो नहीं है इसकी ओमिक्रॉन की, और वो आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। नेचुरली अगर कोई हार्ट का पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो उसको डेफिनेटली पूछना चाहिए कि मेरे लंग्स में कोई इन्वॉल्वमेंट तो नहीं हो सकता, और नहीं हो जाएगा। और दूसरा, ये जो वायरस है मेरी माइकार्डियम को तो डैमेज नहीं करेगा, मेरे वाल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, मेरी पेरिकार्डियम में तो प्रॉब्लम नहीं करेगा, व्हाट अबाउट मेरे ब्लड प्रेशर को तो अफेक्ट नहीं करेगा ये। और अगर करता है तो उसका ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए, और वेदर मैं आई हैव टू इंक्रीज माय मेडिसिन फॉर ब्लड प्रेशर। और अगर जो इम्पोर्टेंट देखा गया था सेकंड वेव के टाइम में, क्योंकि आपके लंग में क्लॉट्स बन गए थे और आपकी कोरोनरी आर्टरीज में क्लॉट्स बन गए थे, उसमें यंग पेशेंट्स काफी चपेट में आ गए थे और उनके यंग माइकार्डियल इंफार्क्शन हो गया था, हार्ट के अटैक हो गए थे। मैंने भी बहुत पेशेंट्स को ट्रीट किया है। तो डेफिनेटली अभी ऐसा कोई देखने को नहीं मिल रहा है इस ओमिक्रॉन में। लेकिन अगर आप किसी डॉक्टर के पास में जाते हैं तो नेचुरली आपको पूछना चाहिए, पेशेंट को पूछना चाहिए कि मैं जो एंटीप्लेटलेट ले रहा हूँ, ब्लड थिनिंग मेडिसिन ले रहा हूँ, उनको क्या स्टेप अप करनी चाहिए, उनको उनके अलावा कोई एक्स्ट्रा मेडिसिन मेरे को जरूरत है या नहीं जरूरत है। डेफिनेटली ऐसे सवाल उनको पूछने चाहिए। मैं जो कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई ले रहा हूँ, स्टेटिन्स ले रहा हूँ, उनको कम करना चाहिए, ज्यादा करना चाहिए। ब्लड प्रेशर की दवाई जो मैं ले रहा हूँ उनके बारे में आपकी क्या राय है, मेरी शुगर कंट्रोल रखनी है, किस हिसाब से रखनी है, वेदर आई हैव टू गो फॉर स्टेप अप ऑफ द एंटी डायबिटिक मेडिसिन। हाँ, किडनी के जो पेशेंट जिनको डायलिसिस हो रही है डेफिनेटली उनकी इम्यूनिटी डाउन होती है। लिवर के पेशेंट जिनको सिरोसिस होती है उनकी इम्यूनिटी डाउन होती है। तो उन लोगों को भी डॉक्टर से पूछना चाहिए कि व्हाट प्रिकॉशंस आई हैव टू टेक एक्स्ट्रा to decrease the virulence, decrease the symptoms of this Omicron. Definitely, this we have to ask to the doctor. एक लास्ट सवाल डॉक्टर शर्मा, रिलेटेड टू कोविड, इज दैट पैनिक ना बढ़ाने के लिए अगर कोई आप मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि अगर कोई हार्ट रिलेटेड पेशेंट है, कोमॉर्बिडिटीज, क्योंकि हमारी जो एक्सपीरियंस रहा है मई जून में, अप्रैल मई में लास्ट 2021 में, उसको देखते हुए लोग पैनिक कर जाएंगे, और अगर हुआ तो फटाफट हॉस्पिटलाइजेशन और ये वो सारी चीजें सोचते हैं। टू अवॉइड सच पैनिक, व्हाट वुड यू रेकमेंड कि अगर आपको हो गया है, आपको है हार्ट डिजीज, तो कौन सी मार्कर है जिसको देखते हुए आपको लगना चाहिए कि अब जाने की जरूरत है हॉस्पिटल में या नहीं जाने की जरूरत है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर कोई भी बीमारी होती है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। बीमारी है तो उसका इलाज भी है, जितना संभव है ओमिक्रॉन का भी इलाज है और कोविड का भी इलाज किया है। तो आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना, डरना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको ओमिक्रॉन हो गया तो आप नियर बाई हॉस्पिटल में या डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट कर सकते हैं, और जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अब रही बात कि अप्रैल मई जून में हुआ था और स्पेसिटी ऑफ बेड्स बढ़ गई थी और वेंटिलेटर की कमी पड़ गई थी और ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा हाई हो गई थी, ऐसा इसमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो अपने सिटीजन्स का भी यही कर्तव्य होना चाहिए, नागरिकों का भी यही कर्तव्य होना चाहिए कि जब आपको प्रॉब्लम हो रही है उस टाइम में आप फियर नहीं करें, पैनिक नहीं करें, और नियर बाय डॉक्टर को दिखा दें और ट्रीटमेंट लें। इसमें अभी तक ऐसा कुछ हॉस्पिटलाइजेशन का इंडिकेशंस नहीं आए कि आपको हॉस्पिटल में भर्ती होने की जरूरत है। डेफिनेटली अगर आपके मार्कर्स में ऑक्सीजन सेचुरेशन आप चेक करते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर से आप ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक कर लें, और उस टाइम में अगर आपको लगता है कि आपका ऑक्सीजन 90 से कम जा रहा है तो डॉक्टर डेफिनेटली आपको या तो हम ऑक्सीजन की सलाह देंगे या फिर आपको एडमिशन की सलाह देंगे। लेकिन अपने आप में ये पैनिक क्रिएट नहीं करें कि आप हॉस्पिटल की इमरजेंसी में पहुंच गए कि मेरे को एडमिट होना है या कुछ करना है। तो इसमें ओमिक्रॉन में अभी ये देखने को नहीं मिल रहा। यूरोप में लाखों पेशेंट्स, पेरिस में, फ्रांस में लाखों आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे हॉस्पिटल एडमिशन रेट काफी लो है, ऑक्सीजन की मात्रा भी, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी काफी लो है, और आईसीयू एडमिशन भी काफी लोग है। आपने देखा होगा लास्ट टाइम जब इटाली में क्या कंडीशन हुई थी, जब वुहान के बाद में इटाली में हुआ था, तो इटाली में इतना प्रॉब्लम हो गया था कि उन्होंने एक क्राइटेरिया डिसाइड कर लिया था कि we are not going to save above 70 first, then they decided not to save above 60, not to admit above 55, we have to take care below 40, below 50, below 55। सो ऐसे सिचुएशन इस ओमिक्रॉन में अभी तक नहीं आई है, तो एक पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो, आपकी नेचर इतनी बढ़िया, आपकी इम्यूनिटी, बॉडी में इम्यूनिटी इतनी अच्छी होती है कि कोई सा भी वायरस आता हो, बॉडी इम्यूनिटी होने की वजह से आपको इतना इफेक्ट नहीं करेगा। फिर भी इफेक्ट करेगा तो आप डॉक्टर की सलाह लें। डॉक्टर शर्मा, अब हम
हार्ट डिजीज के पेशेंट्स पे नॉर्मली उनकी जो रेगुलर प्रिकॉशंस और चीजें हैं इस पे आते हैं। तो अक्सर देखा गया है सर्दियों में हार्ट पेशेंट्स की सिवियरिटी बढ़ जाती है। इसका क्या कारण है और इनको क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए ऐसे मौसम में? देखो, हार्ट पेशेंट्स का मतलब बहुत सारी हार्ट के डिजीज होते हैं। पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि हार्ट, अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है तो उसको भी हार्ट का पेशेंट बोलते हैं, हाइपरटेंशन को। अगर किसी को कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है, जिसका एंजियोप्लास्टी हो रखा है, बाईपास हो रखा है, उसको भी हार्ट का पेशेंट बोलते हैं। जिसका हार्ट कमजोर है, जिनको कार्डियोमायोपैथी हो रखी है, मायोकार्डियम की डिजीज है, जिनको पेरिकार्डियम की डिजीज, जिनको एंडोकार्डियम की डिजीज है, उनको भी हार्ट पेशेंट बोलते हैं। और जिनको अरिथमियाज है, जिनको इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम, उनको भी हार्ट पेशेंट बोलते हैं। तो दिस इज अ ब्रॉड टर्मिनोलॉजी की हार्ट पेशेंट सारी कैटेगरी उसमें आ जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, द सीजनल वेरिएशन से दूसरे ऑर्गन्स की बीमारी जैसे इफेक्ट होती है, वैसे हार्ट की बीमारी भी इफेक्ट होते हैं। अगर हार्ट का कोई पेशेंट बाहर निकलता तो डेफिनेटली सर्दी में हमारी जो आर्टरीज वेन्स होती है, पेरिफेरल वेसल्स होती है, उसमें संकुचन आता है, उसको हम वेजोकंस्ट्रिक्शन बोलते हैं। दिस इज अ क्वाइट कॉमन फिनोमेना। अगर संकुचन आता है तो अपनी कोरोनरी आर्टरी डिजीज में भी संकुचन आता है। अगर ऐसे रोगी अगर कड़कड़ाती ठंड में निकलते हैं बाहर, तो ध्यान रखें, अपनी बॉडी का ध्यान रखें, सर्दी से बचें। और अगर सर्दी में निकलते हैं तो अपने प्रॉपर आप ग्लव्स पहन के निकल के, आपने शूज में अच्छा कवर करके, स्वेटर अच्छा पहन के निकले, और निकले तो आप धूप में निकले। ऐसी ऐसी जब सीजनल वेरिएशन होता है विंटर में, हार्ट पेशेंट के संख्या भी बढ़ जाती है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज के, हार्ट अटैक के पेशेंट्स की संख्या भी बढ़ जाती है एडमिशंस के लिए। उसका क्या प्रॉब्लम है, उनके में क्लोटिंग टेंडेंसी ज्यादा बढ़ जाती है। जब आर्टरी आपकी संकुचित हो रही है और ब्लड गाढ़ा होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, तो इसमें हार्ट अटैक के एविडेंस इंसिडेंस भी बढ़ने लग जाते हैं, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है आपका। और दूसरी बीमारियां जो अरिथमियाज होते हैं, देखिए अरिथमिया, वो उनकी रेट भी इंक्रीज हो जाती है। तो नेचुरली सर्दियों में आपकी कोरोनरी आर्टरी डिजीज के इंसिडेंस ज्यादा बढ़ जाते हैं, ब्लड प्रेशर वेरिएशन इंक्रीज हो जाता है। और जो हार्ट की वीकनेस वाले पेशेंट्स होता है, जिनको कार्डियोमायोपैथी के पेशेंट्स बोलते हैं, उनका भी एडमिशन रेट, हार्ट फेलियर की एडमिशन रेट बढ़ जाती है। तो इन पेशेंट्स को, इनको स्पेशल ध्यान रखने की जरूरत है कि वो सर्दी से बचें। और अगर बाहर निकलते हैं, आउटडोर वॉक करते हैं, तो वो धूप के टाइम में वॉक करें। अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग, दे हैव टू अवॉइड इट। सिमिलर प्रॉब्लम डॉक्टर शर्मा इज रिलेटेड टू पोल्यूशन। पोल्यूशन का भी बहुत तगड़ा रिलेशनशिप है दिल की बीमारी से। और हमारे नॉर्थ ऑफ इंडिया में स्पेशली पोल्यूशन इतना बढ़ जाता है सर्दियों में कि अवॉइड तो किया नहीं जाता। एंड लाइक यू आर सेइंग कि ठीक है हम लोग अगर बाहर ना जाएं हो सके जितना ज्यादा, बट सब लोग के घर में एयर प्योरीफायर भी नहीं है। तो ये जो हवा है ये हम लोग ब्रीथ कर ही रहे हैं। तो इसको वो करने के लिए, बचाने के लिए इससे कोई क्या घरेलू नुस्खे हैं या कोई और मेडिकेशंस हैं जो लोग ले सकते हैं कि एटलीस्ट उसका वो मिनिमाइज कर पाए सिवियरिटी? Normally, post Diwali, how bad is Delhi? AQI 400 500, जहाँ पे आप रूम में भी नहीं रह सकते। एंड because lot of festivals and lot of rituals are going on that time, and there is sudden change in the weather also, तो pollution बहुत बढ़ जाता है, AQI बहुत इंक्रीज हो जाती है। उससे आम आदमी बच नहीं सकता। इवन दिल्ली में जैसे आपने देखा होगा कि ओड इवन फॉर्मूला लाए थे कि अपने पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक बार सम नंबर के व्हीकल चलेंगे, दूसरे दिन विषम नंबर के व्हीकल चलेंगे। ऐसे ऐसे सिचुएशंस कर सकते हैं नॉर्थ इंडिया में। बट इससे आप बचने के लिए तो ग्रीनरी को ज्यादा करें, और जो आपके आउटडेटेड व्हीकल्स हैं उन पे कंट्रोल करें। जो खेतों में जो जलाई जाती है, उसका एग्जैक्ट नाम क्या, पराली, आई डोंट नो क्या होता है, उसको बंद करना चाहिए। गवर्नमेंट रेगुलेशन। Crackers, we have to celebrate our festivals, but in a limit we have to celebrate it. So यही तरीके होते हैं कि आप क्वालिटी इंडेक्स डिक्रीज करने के, मींस पोल्यूशन कम करने के लिए यही तरीके हो सकते हैं। फिर भी अगर आम आदमी और आम शहर में अगर पोल्यूशन है, तो उसको एक आम आदमी उससे बच नहीं सकता। और ऐसा कोई मशीन नहीं आया। देयर आर लॉट ऑफ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन जनरेटर, ऑक्सीजनेटर्स, बट उनसे आप रूम की ऑक्सीजन बढ़ा सकते हो, बट एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन यू कैन नॉट इंक्रीज। एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन तो मैक्सिमम प्लांटेशन करिए, दैट इज द ओनली नेचुरल थिंग।
एंड ये जो पॉल्यूशन कंट्रोल है आपका, जो स्पेशली इंडस्ट्री से पॉल्यूशन होता है, ट्रैफिक से पॉल्यूशन होता है, और जो ये पराली जलाने से पॉल्यूशन होता है, उनको कंट्रोल करेंगे तो ही पॉल्यूशन कंट्रोल हो सकता है। हाँ, इसका इफेक्ट हर तरह के रोगी पे पड़ता है, कार्डियक रोगी पे नहीं, आपके लीवर वालों पे पड़ता है, आपके अस्थमा वालों पे पड़ता है, और आपके किडनी वालों पे पड़ता है। मैक्सिमम जो अफेक्टेड लोग होते हैं पॉल्यूशन से, वो लंग्स के पेशेंट्स होते हैं, जिसको सीओपीडी का पेशेंट्स होता है, ब्रोंकियल अस्थमा का पेशेंट होता है, ब्रोंकाइटिस का पेशेंट होता है, लो ऑक्सीजन जो रिजर्व होता है, जिनका ऑक्सीजन, जिनमें फेफड़े संकुचित होते हैं, उन लोगों को प्रॉब्लम आती है। उनमें क्या है कि ऑक्सीजन की फेफड़े संकुचन होने की वजह से रिकरेंट अटैक पड़ते हैं, अस्थमा के रिकरेंट ब्रोंकाइटिस के अटैक पड़ते हैं, और उनको रेट ऑफ एडमिशन, रेट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन इंक्रीज होता है। सिमिलर, जैसे मैंने बता चुका हूं आपको कि कार्डियक पेशेंट्स की भी पॉल्यूशन से डेफिनेटली देयर इज इंक्रीज इन द हार्ट अटैक, इंक्रीज इन द फेल्योर, हार्ट फेल्योर के पेशेंट्स होता है, उनके इंक्रीज इंसिडेंस हो जाते हैं। तो ये चीजें होती है कि वी हैव टू डिक्रीज द पॉल्यूशन, और जिन पेशेंट्स को, सीनियर सिटीजन्स को, जिनको कोमॉर्बिड कंडीशंस है, उनको पॉल्यूशन से डेफिनेटली बचना चाहिए। डॉक्टर शर्मा, ये साइंस का सवाल है कि नहीं है, लेकिन आम जनता का तो जरूर है। स्टीम करने से, जल नीति वगैरह करने से क्या पोल्यूशन का असर कम हो सकता है अपनी बॉडी में? ना ना, अपनी बॉडी में देखो, एनवायरनमेंट जो एनवायरनमेंट में है, उसमें अपन भी पार्ट है एनवायरनमेंट का। एनवायरनमेंट में पोल्यूशन है तो अपनी बॉडी में पोल्यूटेड रहेगा रहेगा। जल नीति से और जो आपने बताया ये चीजों से, इससे हमारे जो गला है, नाक है, उसमें कुछ आप इम्यूनाइजेशन कर सकते हो स्टीम से। स्टीम से जो अपने वायरस वहां पे पहुंच रहे हैं, और अपने जो मसल्स है उनको एक एनवायरनमेंट दे सकते हो। लेकिन आपकी ऑक्सीजन मात्रा आपके रूम में कम है, तो उसमें स्टीम कोई हेल्प नहीं करती, उसमें जल नीति कोई हेल्प नहीं करती। डेफिनेटली अगर आपके वायरस का जो अटैक है वो नोज से होता है, जो अपन जो एयर लेते हैं वो इनहेल करते हैं, नोज से होते हैं। अगर एयर में कुछ पोल्यूटेंट होता है, वेदर इट इज पोलेंस हो गए, या वायरस हो गए, बैक्टीरिया होते हैं, वो हमारी नेजल म्यूकोसा में रहते हैं, तो स्टीम उनको डिस्ट्रॉय करने में काफी हेल्पफुल होता है। जल नीति उनका एनवायरनमेंट चेंज करने में काफी इफेक्टिव होता है। जो हमारी नोज की पीएच होती है, जो हमारी गले की पीएच होती है, उसको चेंज करने में और उसको साफ करने में ये जल नीति और स्टीम इनहेलेशन इफेक्टिव होता है। लेकिन इन जनरल पोल्यूशन कंट्रोल करने में इनका कोई योगदान नहीं है, कोई रोल नहीं है। अगर पूरे कमरे की आपकी पोल्यूशन है, तो स्टीम पूरे कमरे में हम नहीं कर सकते, हम तो एक इंडिविजुअल स्टीम ले सकते हैं, इंडिविजुअल आदमी ले सकता है स्टीम। तो पोल्यूशन कंट्रोल करने के तो अदर तरीके होते हैं। अपने आप को वायरस से, और अपने आप को नोज में इनका वायरस का, बैक्टीरिया, पोलन्स का और अदर थिंग्स का इफेक्ट कम करने के लिए स्टीम डेफिनेटली हेल्पफुल होती है। डॉक्टर शर्मा, चलिए अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पे, वो है खाने से जुड़ा हुआ। और हमारे पास इवन फैम हेल्थ पे लाखों सवाल आते हैं लोगों के, खाने से लेके कि हार्ट पेशेंट है, हार्ट डिजीज है, अगर कोई हार्ट अटैक से वो हुए हैं, इन लोगों को खाना क्या खाना चाहिए। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा सवाल आता है, कौन सा तेल चुनना चाहिए लोगों को। एंड ब्रांड ना नाम लेते हुए किस टाइप के तेलों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, एंड मात्रा कितनी होनी चाहिए तेल की। दिस इज बहुत ही बढ़िया सवाल है। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, एंड आई लव टू गिव द आंसर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। खाना, दूसरा मेडिसिन, एंड थर्ड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का पार्ट होता है खाना, एक्सरसाइज और मेंटल रिलैक्सेशन। तो इम्पोर्टेंट खाना क्या खाना चाहिए, खाना क्या नहीं खाना चाहिए, वो आपकी बॉडी के प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग यू कैन स्ट्रेटजाइज इट। मैं कार्डियोलॉजिस्ट होने के नाते, अगर हार्ट का कोई पेशेंट्स होता है, जैसे ब्लड प्रेशर का कोई पेशेंट होता है, तो डेफिनेटली हम उसको बोलते हैं कि आप नमक कट कर दो, ठीक है। अगर कोरोनरी आर्टरी डिजीज का पेशेंट होता है, तो डेफिनेटली हम बोलते हैं उसको कि आप तला हुआ, भुना हुआ, घी वगैरह ये बंद कर दो, ठीक है। और अगर लीवर का पेशेंट होता है, तो डेफिनेटली हम बोलते हैं कि उसको अल्कोहल बंद कर दो। किडनी का पेशेंट होता है तो प्रोटीन कंटेनिंग डाइट उसको कम करने के लिए, बंद करने के लिए बोलते हैं। अब बात आई कि कौन सा ऑयल हमको यूज करना चाहिए। सबसे बेस्ट ऑयल होता है मस्टर्ड ऑयल। जो मस्टर्ड ऑयल अगर आप लेते हो, और वो भी
गांव का खेती का जो घानी का तेल होता है, जो शुद्ध होता है, उससे आपको हार्ट की समस्या होने की समस्या बहुत कम होती है। दैट इज उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और ओमेगा 6 फैटी एसिड की मात्रा ज्यादा होती है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की मात्रा ज्यादा होती है। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होंगे, ओमेगा 3 ओमेगा 6 ज्यादा होंगे, तो आपको जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है एचडीएल वगैरह बढ़ेगा, और बेड कोलेस्ट्रॉल जो टोटल कोलेस्ट्रॉल मींस ट्राइग्लिसराइड है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, और अल्फा जो कोलेस्ट्रॉल है वो उनकी मात्रा कम होगी। तो डेफिनेटली मैं तो हमेशा पेशेंट्स को मस्टर्ड ऑयल के लिए, और उसके बाद में सनफ्लावर ऑयल यू कैन टेक, एंड इन सब ऑयल्स में सबसे बड़ी बात होती है, ऑलिव ऑयल यू कैन हैव। तो सब ऑयल्स में सबसे बड़ी बात होती है कि यू हैव टू रोटेट एवरी 3 मंथ्स। आप अपने किचन में जाके इंस्ट्रक्शन दे दें कि 3 महीने तक हमने ये ऑयल यूज करना है, अगले 3 महीने ये ऑयल यूज करना है, और अगले 3 महीने ये ऑयल यूज करना है। तो बाय रोटेशन ऑफ दैट ऑयल नेचर आप यू कैन डिक्रीज द इंसिडेंस ऑफ द कोरोनरी हार्ट डिजीज, हार्ट की प्रॉब्लम्स की इंसिडेंसेस कम कर सकती हैं। एक तो ये बात हुई, बाकी सारे बहुत सारे ब्रांड क्लेम करते हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल फ्री ऑयल होती है, उनके बारे में मैं ज्यादा बताना नहीं चाहता हूँ, और मैं बिलीव ही नहीं करता हूँ। I am always propagating the mustard oil, sunflower oil and olive oil, इनको भी बाय रोटेशंस में। ठीक है, रही बात दूसरा, अगर आपको बीमारी होती है तो मेडिसिन तो लेंगे, वो डॉक्टर की सलाह पे लेंगे। और थर्ड इंपॉर्टेंट जो चीज मैं हमेशा बताता हूँ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में, वो एक्सरसाइज। एक्सरसाइज वेदर आप रनिंग करते हो, स्विमिंग करते हो, साइकिलिंग करते हो, ब्रिस्क वॉकिंग करते हो, अगर आप ब्रिस्क वॉकिंग करते हो तो 30 to 40 मिनट्स पर डे, एटलीस्ट 5 to 6 days पर वीक आपको करनी चाहिए। इट इज नॉट ए नॉर्मल वॉकिंग, इट्स ए ब्रिस्क वॉकिंग। ब्रिस्क वॉकिंग में अगर आपकी हार्ट रेट 120 के ऊपर जाती है, 110 120 के ऊपर जाती है, तो दैट इज अ ब्रिस्क वॉक। चलता तो हाथी भी है और चलता तो घोड़ा भी है। घोड़ा जैसे चलता है भागता, वैसे आपको ब्रिस्क वॉक करनी चाहिए। अगर हाथी जैसे चलता है नॉर्मल वॉक, दैट इज आदमी आके बोलता है कि हम वॉक कर रहे हैं फिर भी हमको कोरोनरी हार्ट डिजीज होती गई, 4 किलोमीटर रोज घूमते हैं, 5 किलोमीटर रोज घूमते हैं। अरे आप चल ही तो रहे हो, you are not increasing your heart rate, you are not burning your calories. So my advice to your viewers is like that, अगर आप ब्रिस्क वॉक करते हो, रनिंग करते हो, जॉगिंग करते हो, साइकिलिंग करते हो, स्विमिंग करते हो, जिसमें आपकी हार्ट रेट 110 से 120 के ऊपर जाती है अकॉर्डिंग योर हार्ट, अकॉर्डिंग योर एज, तो वो दैट इज द प्रिवेंटिव फॉर एनी डिजीज लाइक ब्लड प्रेशर, कोरोनरी हार्ट डिजीज। और साइकिलिंग अगर आप स्ट्रेस नहीं कर सकते हो, अगर बाहर नहीं जाओगे, आउटडोर साइकिलिंग इज वेरी गुड। अगर आपने ग्रुप है, आजकल तो बहुत सारे ग्रुप चल रहे हैं कोरोना में, कोरोना के बाद में, बिकॉज स्विमिंग पूल तो 2 साल से बंद ही है इंडिया में, तो कोरोना में साइकिलिंग के बहुत सारे ग्रुप डेवलप हो गए, तो यू कैन ज्वाइन एनी ग्रुप। आउटडोर साइकिलिंग का बहुत अलग ही मजा है। अगर आउटडोर नहीं जा सकते तो आप इंडोर साइकिलिंग, स्टेशनरी साइकिलिंग आती है, उस स्टेशनरी साइकिलिंग करिए। तो ये तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है कोरोनरी हार्ट डिजीज और ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को। इवन एनी पेशेंट, एनी इलनेस पेशेंट, इवन कोरोनरी हार्ट के अलावा भी जो किडनी के पेशेंट्स होते हैं, लीवर के पेशेंट्स होते हैं, और साइकेट्री के पेशेंट्स होते हैं, एवरी डॉक्टर इज एडवोकेटिंग फॉर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। उनमें एक्सरसाइज सबसे इंपॉर्टेंट होती है, डाइट के साथ में एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दवाई तो सभी लेते हैं, दवाई तो लेना ही चाहिए, आपका जो डॉक्टर बताता है उसके हिसाब से यू हैव टू टेक द मेडिसिन अकॉर्डिंगली। बट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो ऑयल है, कौन सा खाना चाहिए, कितनी मात्रा में आपको सॉल्ट लेना चाहिए, कितनी आपको प्रोटीन लेनी चाहिए, कितनी फैट लेनी चाहिए, कितने कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, वो सारा आपका डॉक्टर बताएगा। और अकॉर्डिंग अगर उससे लेते हैं आप, तो यू कैन मिनिमाइज योर इंसिडेंसेस ऑफ द हार्ट डिजीज, इंसिडेंसेस ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज, इंसिडेंसेस ऑफ ब्लड प्रेशर और अदर डिजीजेस आल्सो। एंड अगर आप लीवर की प्रॉब्लम से, तो डेफिनेटली यू हैव टू रेस्ट्रिक्ट योर अल्कोहल, यू हैव टू स्टॉप योर अल्कोहल। डॉक्टर शर्मा, ये आपने फिटनेस की बात करी और उसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि अगर कोई पेशेंट है जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है, एंड इट कुड बी मेनी, आई एम एलिमिनेटिंग ब्लड प्रेशर बिकॉज वो थोड़ा सा अलग कैटेगरी में आ जाता है, पर अगर कोई और तरीके की हार्ट प्रॉब्लम है उनकी, कोई या तो एंजियोप्लास्टी या एनी मोर सीवियर थिंग देन दैट, तो बड़ी बारी उनको घबराहट होती है या देयर एडवाइस टू टेक बेड रेस्ट। हाउ क्विकली कैन दे नॉर्मलाइज देयर फिटनेस एक्टिविटी? और अगर ये 120 आप कह रहे हो कि हार्ट रेट होनी चाहिए, क्या ये पेशेंट सक्षम है इस हार्ट रेट पे अपना फिटनेस करने के लिए? एंड द अदर
common question we have is about, how much can you do intensity in terms of also intercourse for that matter. There are lots of people who keep asking us these questions because it increases your heart rate. And the moment the heart rate increases, a patient who is already a heart patient, वो घबराहट में हो जाता है कि भाई मुझे कुछ हो ना जाए. तो इन दोनों पे जरा थोड़ा सा आप करिए. Now you are mixing the two things. We were talking about the prevention. Prevention का मतलब वो सबसेट आते हैं, वो लोग आते हैं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हुई नहीं है. अभी तक हम बात कर रहे थे प्रिवेंशन ऑफ हार्ट डिजीजेस, उनके लिए मैं बोल रहा था ब्रिस्क वॉक 120 110. अब आप क्वेश्चन पूछ रही हो कि जिनको ऑलरेडी एंजियोप्लास्टी हो रखा है, जिनका बाईपास हो रखा है, जिनका हार्ट कमजोर है, उनके लिए अगर मैं बोलूंगा कि 120 130 तो उनको फ्रीक्वेंट एडमिशन की जरूरत पड़ जाएगी. इट इज नॉट लाइक दैट. प्रिवेंशन में आपकी ब्रिस्क वॉक आपको जरूरी है जिसमें हार्ट की गति बढ़ती हो. अब रहो आपका हार्ट कमजोर है और आप रोज भागने लग गए तो आपको तो ब्रेथलेसनेस होगी, सांस लेने में तकलीफ होगी. उन लोगों के लिए नहीं. जिनका एंजियोप्लास्टी हो रखा है, जिनका बाईपास हो रखा है, जिनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल सा ही रहता है और उनका हार्ट कमजोर नहीं है, हार्ट नॉर्मल है, वो लोग भी प्रिवेंशन वाले कैटेगरी में आ सकते हैं. लेकिन जिनका हार्ट कमजोर है, वीक है, उनके लिए सामान्य एक्टिविटी जितना वो कर सकते हैं, टॉलरेबल एक्टिविटी, दैट इज एडवाइजेबल. अगर वो भाग के पहाड़ पे चढ़ गए, भाग के सीढ़ियां चढ़ गए, तो उनको रेट ऑफ एडमिशन, हार्ट की रेट बढ़ जाएगी, उनको रिकरेंस ऑफ एंजाइना ज्यादा हो जाएगा, वो हार्ट फेलियर के सिम्टम्स जल्दी आ जाएंगे. उन लोगों के लिए एडवाइस नहीं. उन लोगों के लिए तो सामान्य एक्टिविटी है, जो ग्रेजुअल ग्रेडेड एक्टिविटी है, वही करनी चाहिए. अब आप पूछ रही हो कि रिहेबिलिटेशन कैसे करना चाहिए जिनका हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, जिनको एंजियोप्लास्टी हो गया, बाईपास हो गया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे पेशेंट नर्वस हो जाते हैं. अगर किसी को कोई बीमारी होती है तो उनको अपना फ्यूचर डार्क दिखने लगता है कि अब मैं क्या कर पाऊंगा, whether I will be normal as before that heart problem or not. This is the some important question. हर होता है कि डॉक्टर can I be normal back. तो उसके लिए हम रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम चलाते हैं. रिहेबिलिटेशन में उनके ग्रेजुअल ग्रेडेड एक्सरसाइजेज होती है. फर्स्ट उनका नॉर्मल वॉक होता है, उसके बाद में ट्रेडमिल टेस्ट करके बताते हैं कि भाई इतना आपको हार्ट रेट इंक्रीज करना है, इतना आप वॉक कर सकते हो, इतना फास्ट वॉक कर सकते हो. और वो ओवर द पीरियड ऑफ 4 वीक 5 वीक के एक प्रोग्राम होता है. उस प्रोग्राम में उनका मेंटल स्टेटस भी हम जज कर लेते हैं, क्योंकि डिप्रेशन इज क्वाइट कॉमन आफ्टर द हार्ट प्रॉब्लम. सो उस डिप्रेशन से दूर आने के लिए भी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ग्रेजुअल ग्रेडेड एक्सरसाइजेज उनको, वेदर इट इज अ वॉकिंग, वेदर इट इज अ ट्रेडमिल, वेदर इट इज साइकिलिंग. सो डिफरेंट तरीके उनको अपनाए जाते हैं और उसके लिए ग्रेजुअल एक्सरसाइज का प्रोग्राम रिहेबिलिटेशन में आता है. ऐसे ही किडनी के पेशेंट्स के लिए, ऐसे लीवर के पेशेंट्स के लिए उनको भी ग्रेजुअल ग्रेडेड एक्सरसाइज बताते हैं. और इट इज नॉट लाइक दैट कि आप सडनली किसी बाईपास वाले पेशेंट को आप पहाड़ पे चढ़ा दोगे, सडनली किसी पेशेंट्स को आप साइकिलिंग करवा दोगे. इट इज नॉट लाइक दैट. फॉर दोज पीपल्स हु हैज ऑलरेडी एंजियोप्लास्टी और बाईपास, उनके लिए ग्रेजुअली रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइज होती है. उनमें वॉकिंग होती है, स्टेशनरी साइकिलिंग होती है. एंड डेफिनेटली अगर पेशेंट हाईली डिप्रेस्ड है तो उनके लिए साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट की असिस्टेंस भी ली जा सकती है. तो टिपिकली अगर किसी का इंटरवेंशन हुआ है डॉक्टर शर्मा, तो उनको कितना टाइम एवरेज, ऑफ कोर्स इट विल डिपेंड ऑन व्हाट सिवियरिटी हैज बीन, किस टाइप की इंटरवेंशन हुई है उनकी, बट एवरेज उनको एक्टिविटीज में आने के लिए कितना टाइम एडवाइस किया जाता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको इंसिडेंटली पता चल गया कि यू आर सफरिंग फ्रॉम द कोरोनरी आर्टरी डिजीज और आप ब्लॉकेजेस हैं आपको, और आपका हार्ट प्रिजर्व्ड है और आपने एंजियोप्लास्टी करवाई है, तो आई थिंक आफ्टर 7 days यू कैन जॉइन योर ऑफिस एक्टिविटीज. इफ योर हार्ट इज नॉर्मल, यू हैव नॉट सफर्ड एनी हार्ट अटैक, बट आपको टाइम पे पता चल गया एंड आपने स्टेंट लगवा लिए, पोस्ट स्टेंटिंग फर्स्ट फॉलोअप के बाद में यू कैन जॉइन योर ऑफिस. दिस इज व्हाट आई एम एडवाइजिंग एंड व्हाट आई एम डूइंग. अगर आपको हार्ट अटैक आया है और अटैक के बाद में एंजियोप्लास्टी करवाई है, जस्ट लाइक आपका एलवी थोड़ा वीक हुआ है, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए एटलीस्ट 4 वीक उनको घर के लिए बोलते हैं. एंड आफ्टर 4 वीक वी आर एडवाइजिंग देम टू जॉइन द ऑफिस. अगर आपका बाईपास हुआ तो दैट इज द लेंथी प्रोसीजर. बाईपास के बाद में पेशेंट्स को घर में एक महीने तक रहने की सलाह देते हैं, और उसके बाद में ग्रेजुअल एक्सरसाइज करके आई थिंक दैट इज डिफिकल्ट बिफोर ज्वाइन. 2 months के पहले ज्वाइन करने की समस्या रहती है उनको. अगर आपका, जैसा आपका मैंने बोला कि आपका एलवी नॉर्मल है, लेफ्ट वेंट्रिकल नॉर्मल है, आपको
प्रिकॉशनरी एंजियोप्लास्टी हो गई है, तो आफ्टर 7 days यू कैन जॉइन इट, एंड लॉट ऑफ पेशेंट दे आर जॉइनिंग। बट अगर आपका हार्ट डैमेज हुआ या आपकी बाईपास सर्जरी हुई तो इट इज 4 weeks, जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स होते हैं 4 weeks, यू हैव टू टेक द रेस्ट, एंड आफ्टर 4 week एग्जामिनेशन यू कैन जॉइन योर ऑफिस। और बाईपास के पेशेंट्स को आफ्टर थोड़ा एग्जामिनेशन, जहाँ पे स्टिचेज वगैरह ठीक हो जाते हैं, स्टोनम ठीक हो जाता है, उसके बाद में उनको ज्वाइनिंग के लिए सलाह देते हैं। डॉक्टर शर्मा, एक लास्ट सवाल। आजकल हम देख रहे हैं इंक्रीजिंगली, पहले जमाने में ये था कि हार्ट डिजीज रिलेटेड with age, it used to be related to age. Now younger and younger people are getting instances of heart problems. ब्लड प्रेशर से लेके सिवियरिटी तक भी सब कुछ हो रहा है। तो इन यंगर लोगों के लिए, बिकॉज लाइक यू सेड, डिप्रेशन भी हो जाता है, लोगों को पैनिक भी हो जाता है कि अगर इतने कम उम्र में हो गया तो मेरे पास इतनी जिंदगी पड़ी है, आगे नॉर्मलाइज कब होगा। तो इनके लिए कितने हद तक नॉर्मल लाइफस्टाइल जीने का वो होता है, व्हाट कैन दे एक्सपेक्ट, एंड what are the other things that they can do to make sure that their life is as normal as possible for the next 30-40 years? Yeah. See, when I was studying in my primary or upper primary school, उस टाइम में हम पढ़ते थे कि इंडिया, भारत गांव में बसता है। Nowadays it is उल्टा, कि अर्बनाइजेशन, द मेन प्रॉब्लम इन इंडिया इट इज अर्बनाइजेशन। गांव के गांव खाली हो रहे हैं, वहां पे रहने वालों की तादाद बहुत कम होती जा रही है। तो जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपको स्ट्रेस बढ़ती जाती है, कंपटीशन बढ़ता जाता है। और जो यंग एज में प्रॉब्लम्स आपने पूछा है कि यंग एज में हार्ट अटैक आने की प्रॉब्लम है, इट इज बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन, इट इज बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, इट इज बिकॉज ऑफ स्मोकिंग, इट इज बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन। तो जो 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती है, स्ट्रेस, स्मोकिंग एंड कंपटीशन। कंपटीशन होना चाहिए, आपको हेल्दी होना चाहिए, लेकिन यू हैव टू कीप योर स्ट्रेस अंडर कंट्रोल, यू हैव टू कीप योर स्मोकिंग अवे। सो जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है स्ट्रेस एंड स्मोकिंग। कॉलेज में जो इतना स्ट्रेस हो रहा है कि कैरियर ओरिएंटेड की मेरा होगा क्या, उसकी वजह से ये कोरोनरी हार्ट डिजीज हो रही है। पहले हम सोचते थे, हम देखते थे कि 60 साल से ऊपर वाले को हार्ट अटैक आता है। Nowadays 20s में हार्ट अटैक आ रहा है, 30s में हार्ट अटैक आ रहा है। जो 30s में आ रहा है, 20s में आ रहा है, उनके लिए अनसर्टेनिटी होती है फ्यूचर कैरियर के लिए, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं होती है। इफ दे रीच टू द गुड हॉस्पिटल जहां इमरजेंसी सुविधाएं हैं, उनका ट्रीटमेंट अच्छा होता है, उनका हार्ट जल्दी रिकवर हो जाता है। यंग पेशेंट्स में ऐसा कुछ नहीं है। यंग हार्ट इज डिफरेंट देन द ओल्डर हार्ट। ओल्डर हार्ट में डिजनरेशन ज्यादा होता है तो वहां पे रिकवरी रेट कम होती है। यंग पेशेंट्स को अगर अटैक होता है, अगर टाइम पे पहुंच चुके होते हैं, तो उनका हार्ट जल्दी रिकवर हो जाता है और उनको डरने की कोई जरूरत नहीं होती है। डेफिनेटली पोस्ट ट्रीटमेंट दे आर इन डिप्रेशन, उनको बहुत सारे सवालों का सामना करना पड़ता है। मेरा कैरियर क्या होगा, मेरी मैरिज लाइफ क्या होती, मेरे पेरेंट्स का क्या होगा। तो ये साइकोलॉजिकल चीजें हमारे को साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट को दे देनी चाहिए। वो उनको कैसे डील करते हैं, दैट इज डिफरेंट वन। बट एज ए कार्डियोलॉजिस्ट मैं ऑलवेज उनको बताता हूँ कि डोंट बी डिप्रेस्ड, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हार्ट नाउ, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर रिस्क फैक्टर्स, यू हैव टू क्विट स्मोकिंग, बी रिलैक्स। ब्लड प्रेशर है तो कंट्रोल करो, डायबिटीज है तो कंट्रोल करो, एंड रेगुलरली आप योर हेल्थ चेक कराओ, स्पेशली द लिपिड प्रोफाइल। तो नथिंग इज लाइक दैट, यू कैन लिव लॉन्गर लाइफ। ये एक आपको लेसन था कि आपको जल्दी हार्ट अटैक आ गया और जल्दी पता चल गया कि आपको क्या प्रॉब्लम है। अगर ये बाद में आता तो यू वुड हैव बीन केयरलेस। सो रेक्टिफाई योरसेल्फ अर्लियर एज कंपेयर टू अदर्स। सो आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल करो, क्वाइट स्मोकिंग, रिलैक्स करो। इसमें इंपॉर्टेंट जो योगा, अपन इंडिया इज कैपिटल ऑफ योगा, तो योगा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है रिलैक्सेशन एक्सरसाइज में। एंड आई एम ऑलवेज एडवोकेटिंग कि यंगस्टर्स जो स्ट्रेस में होते हैं, जहां पे भी कॉम्पिटिटिव क्लासेस होती है, वहां पे एक योगा का अलग से क्लास होना चाहिए, उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, हाउ वी हैव टू रिलैक्स एंड हाउ वी हैव टू कॉम्पीट इन हेल्दी एनवायरनमेंट। that message I have to give with your channel. Excellent message, डॉक्टर शर्मा। मेरे को मतलब मन नहीं कर रहा है, लेकिन एक लास्ट सवाल बस अब मैं करके ही छोड़ूंगी पक्का से, बिकॉज वी हैव टेकन अ लॉट ऑफ योर टाइम एंड आई एम श्योर यू हैव पेशेंस वेटिंग। वन लास्ट क्वेश्चन इज इंटरेस्टिंग फॉर मी। रीजनली एंड कल्चरली हमारे जो इंडिया की ही अगर हम बात कर रहे हैं, तो कितना डाइवर्स है कल्चर और कितना डिपेंडेंट है उस पे हार्ट डिजीज।
For example, if like you are in Rajasthan, Yeah. spicy food, using of ghee, these are typical ways of how people in Rajasthan live their lives versus the south of India where maybe a little bit of ghee is used, but मतलब spicy खाना सब जगह नहीं होता. तो इन सब चीजों का कितना फर्क पड़ता है in terms of heart and आपको कैसे दिखाई देते हैं patients अलग from the rest of India? See, beautiful questions. Diversity of this heart problems amongst all the states. Number one heart problems there are in Punjab. Punjabi peoples, they are having number one incidences of coronary artery disease. Regarding spice doesn't have direct relations with the heart problem. Even Gujarat, they are having a lot of heart problems. In South, they are using this coconut oils and all something like that. Even in Kerala, the incidences of heart disease is much higher. In Rajasthan, it is not low, but it is not related to spice. It is related to edible oils and what type of oil you are taking it and how you are cooking. This is your tradition. This is your culture. So among all the states, the capital of heart problem is the Punjab. And in South also, Tamil and Kerala, they are having a good amount of this coronary artery disease. But number one there is in Punjab. Gujarat also a lot of problems. In Rajasthan, it's okay, but it is not related to spice. It is related to your edible oils and how you are cooking and recooking the oil. If you are using the trans fats, if once you cooked it, again you are taking it, again you are taking. That is the main problem of coronary artery disease. How we have to deal with this recooking, that is the main problem. So we have to stop the recooking. Once we have used the oil, we have to throw it out and we use the fresh oil. This message especially I want to give to all the grannies जो cooking करती है उन लोग उनके लिए ये message है. So definitely diversity है इंडिया में coronary artery disease heart problems की. So it's related to edible oil. It is not related to spice. एडिबल ऑयल पे अगर मेरे एक और आप अगर मैसेज दे दे गृहिणियों को, क्योंकि घी भी एक कंट्रोवर्शियल आइटम है जो बीच में बहुत मना किया जाता था, अब वापस आ गया है कि घी खाने के काफी फायदे हैं. तो इसके फायदे किस फॉर्म में खाने से हैं डॉक्टर शर्मा, थोड़ा सा बताइए, और कितनी मात्रा में एक दिन में खाया जा सकता है? एक्चुअली अगर घी आप खाते हैं, ओरिजिनल घी आपके घर का बना हुआ होता है, गाय का बना हुआ होता है एंड उसमें किसी तरह का एडल्ट्रेशन नहीं है, तो यू कैन टेक द घी. एंशियंट हमारे फादर ग्रैंडफादर दे वर टेकिंग लॉट ऑफ घी एंड दे वर डूइंग लॉट ऑफ वर्क. बट प्रॉब्लम क्या है? डेयरीज, हाउ दे आर एडल्टरिंग. मिल्क में एडल्ट्रेशन चालू हो जाता है, एडल्ट्रेटेड मिल्क होता है, उसमें से घी में एडल्ट्रेशन होता है. वी आर नॉट गेटिंग द गुड मिल्क, वी आर नॉट गेटिंग द गुड घी, वी आर नॉट गेटिंग. नाम का घी है आपका, बट उसके अंदर क्या है वी डोंट नो. दैट इज द मेन प्रॉब्लम. जो प्रॉब्लम है वहां पे एडल्ट्रेशन है. अगर आप घी, आपके पास में गाय है, आपके पास भैंस है, आपकी डेयरी है और वहां से आप घी का निकाल के खा रहे हो आपके सामने, दैट इज गुड, यू कैन हैव इट. मक्खन जो खाते थे हम, इट इज गुड, बट एडल्ट्रेटेड मक्खन जो हम ले रहे हैं, वी डोंट नो हाउ प्योर दिस इज. बाजार का जो घी, नाम से तो घी आ रहा है लेकिन उसमें क्या अंदर डाला हुआ है वी डोंट नो. That is the biggest problem. You can have a ghee in moderation, and that is also required for your body. If it is good and it's a pure ghee, so you can have it. Dr. Sharma, we really enjoyed ourselves talking to you and getting to know so much information about not just heart-related problems, but food, fitness, as well as on COVID. तो हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका. हमारी ये कॉन्वर्सेशंस बहुत फायदे करेगी लोगों को, हमारे दर्शकों को, और इसी तरीके से हम आपसे आगे भी जुड़ते रहेंगे. हमारे से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you very much. Thank you. It's a pleasure to join you. Thank you. Thank you very much. हेल्थ, फिटनेस और पोषण पर पाए बेस्ट डॉक्टर्स की राय सिर्फ famhealth.in पर, और हमारी YouTube पेज माय फैम हेल्थ पर सब्सक्राइब करना ना भूलें.